हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि मैंने बताया था कि वन लाइनर जीएस के क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस और सीएचएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। आप लोग आराम से इजीली देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन बैठ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा काम किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी। ऐसा बताया जाता है कि इसने मैरिज ब्यूरो की भी स्थापना की थी और इसके साथ साथ इसने दीवान बंदगान की भी स्थापना की थी, जो दासों के लिए थी। चिकित्सक सहायता देने के लिए इसने दार उल सफ़ा नामक विभाग की स्थापना की थी और गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था फिरोज शाह तुगलक। हालांकि फिरोज शाह तुगलक आपको पता होना चाहिए तुगलक वंश का तीसरा शासक था। तुगलक वंश के संस्थापक जो है कि गयासुद्दीन तुगलक थे। और ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में ना 5 सुल्तान थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, जिसमें से तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इसको याद कैसे करेंगे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस स्थान से मध्य प्रसार काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है? तो अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला, तब कहेंगे राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान पे। तो राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ स्थान से जो है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? मतलब यह है कि किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस जो संगठन है उसको बोला था कि यह एक कुछ सूक्ष्म लोगों का ही रिप्रेजेंटेटिव करता है, मतलब प्रतिनिधित्व करता है। तो यह थे लॉर्ड डफरिन। हालांकि आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय पे हुई थी 1885 में। ठीक है, और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली बैठक जो है कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई के क्या बोलते हैं, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, इसमें 72 लोग प्रेजेंट थे और पहले चेयरमैन कौन थे? तो योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि गांधी जी कांग्रेस के चेयरमैन कब बने थे? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति को बोला था कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह है। ठीक है, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में। ठीक है, और जो हमारा मूल संविधान है ना, उसमें 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किया है। ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अपनाया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक जो थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कोई भी एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर बिना अनुमति दिए अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसे जो है कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विधान परिषद और जो है विधान परिषद को कभी भंग तो नहीं किया जा सकता है, पर हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि अगर किसी राज्य सरकार ने पहल करता है तो संसद जो है कि उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी कर सकता है या विधान परिषद को उस राज्य से ख़त्म भी कर सकता है। भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद, जिसे राज्य में अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, यूपी है, बिहार है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है,
ठीक है, और महाराष्ट्र है। तो 6 राज्यों में जो है कि विधान परिषद काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पे जनहित याचिका का मतलब होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे 1980 के दशक में भारत में शामिल किया गया था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यवस्था है जनहित याचिका। मतलब कोई भी अगर कहीं पर भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई गलत काम हो रहे हो तो अब चाहो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हो। हालांकि भारतीय संविधान में यह बताया तो नहीं गया है, पर यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास जाकर आप इसे कर सकते हो। तो इसकी शुरुआत PN भगावती ने की थी। नेक्स्ट है, नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो अमेरिका की एक फेमस नदी है मिसिसिपी। जब ये पानी मतलब ये डेल्टा जब इसका समुद्र में पानी गिरता है तो गिरने से पहले एक डेल्टा बनाता है, तो उस डेल्टा का आकार जो होता है ना वो पंछी मतलब पक्षी के पंजे के आकार के होते हैं। ठीक है, मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कमेंट कीजिए जल्दी से, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 010 जल्दी से आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा क्या है भाई? तो 1914 में यह रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई थी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में ये बाउंड्री खींचती है मैकमोहन रेखा। कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का हाईएस्ट मतलब ऊंचा पे रहने ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के वराही नदी पे मतलब वाराही नदी पे बना हुआ है कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट है, कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? मतलब क्या मापा जाता है? इसका कहने का है कि कौन सा मतलब क्या लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता को मापा जाता है। इनकम इनइक्वलिटी जो है इनइक्वलिटी मतलब आय में विषमता को मापा जाता है लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक से। अगर गिनी गुणांक भी देता ना तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? तो इथाइल मरकप्टेन के द्वारा होती है। जिससे कि आप देखिएगा सिलेंडर में ना इथाइल मरकप्टेन मिला दिया जाता है, जिससे ये पता चले कि अगर सिलेंडर कहीं से लीक कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, किस रंग का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग पूछ रहा है, तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो रेड का कम होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि न्यूटन महोदय ने बताया था कि प्रकाश में मतलब लाइट में 7 रंग होते हैं। तो वैलेट, ग्रीन, तमाम तरह के आप सुने होंगे, बिग ब्यूर जिसको बोलते हैं। तो जो बैगनी रंग होता है ना उसका जो है कि वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए वो स्कैटरिंग उसका बहुत ज़्यादा, वो फैलता बहुत ज़्यादा है। तो जो बैगनी रंग है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, तो इसलिए उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा, प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। परंतु रेड का जो लाल रंग है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसका फैलाव कम होता है, मतलब उसका स्कैटरिंग कम होता है, याद रखिएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था और किसके लिए दिया गया था? ठीक है, CV रमन भारत के फेमस साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है। हालांकि अगर पूछा जाए आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहेंगे जो है कि वेरेन हेस्टिंग। और अगर पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर कौन है, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे जो है कि वेरेन हेस्टिंग्स, माफ कीजिएगा, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल है और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे? वेरेन हेस्टिंग। और बंगाल के केवल गवर्नर कौन होंगे? तो वो होंगे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखेंगे, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया? तो मीर कासिम। एक्चुअली मीर कासिम जो है कि 1960 में सॉरी माफ कीजिएगा 1760 में, हाँ 1760 में बंगाल का नवाब बना। तो जब बंगाल का नवाब बना ना तो इसने अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर में हस्तांतरित कर लिया। हालांकि यह बंगाल का नवाब मीर जाफर के जगह पे बना था। ठीक है, इसके बाद से मीर कासिम जो है आगे चलकर 1764 में बक्सर का युद्ध करेगा। ठीक है, अंग्रेजों के साथ। आगे देखेंगे, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है तो जैनुल
आबेदीन, जैनुल आबेदीन है। काफ़ी ये कश्मीर में भी मतलब जैसे अकबर ने कई सारे धर्मों को मान्यता दिया था पूरे देश में, वैसे अकबर ने कश्मीर के जो व्यक्ति थे जैनुल आबेदीन, उन्होंने भी ऐसा काम किया था, इसलिए इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। और काफ़ी दरियादिल व्यक्ति थे, ठीक है, इसलिए इसे बताया जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो यह थे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह थे यह। आगे देखेंगे, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज जो है कि जौनपुर को कहा जाता था। मैं दोस्तों बता दूं, जौनपुर जो है उसकी स्थापना लगभग 1359 के समय पे हुई थी, और जौनपुर के जो स्थापक थे वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के नेतृत्व में किया था। ठीक है, जौना खां के नेतृत्व में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। और ध्यान दीजिएगा, वैसे भी इसके बताया जाता है कि स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना जो है कि जौनपुर का सूबेदार एक था मलिक शरवर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, मतलब स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की अगर बात कोई करेगा तो आप कहेंगे मलिक शरवर, पर अगर जौनपुर शहर की स्थापना की बात कहेंगे तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां के नेतृत्व में, मतलब जौना खां के याद में शुरू किया था। हालांकि ये जौना खां जानते कौन है? जौना खां पता है कौन है आपको? जौना खां जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो इनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। अमीर खुसरो को उर्दू लिटरेचर का जनक भी कहा जाता है, और भारत में इन्होंने कव्वाल का भी शुरुआत किया था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में एक जगह है पटियाली, वहाँ पे हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में 7 सुल्तानों का जो है कि 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखे थे। ठीक है, 7 सुल्तानों का ये कार्यकाल देखे थे। और ये भी बताया जाता है कि इनके जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया भी जो है कि उन्होंने भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट है, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज हड़प नीति जो है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, झांसी को 1854 में और अवध को 1856 में हड़पा गया था अंग्रेजों द्वारा। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल लगभग 1848 से लेकर 1855-56 तक, नियर अबाउट 55 तक था। ठीक है, तो उसने जो है कि भारत में बहुत अच्छे से काम किया, जैसे कि PWD विभाग की स्थापना की, भारत में डाक सेवा की शुरुआत की, भारत में रेलवे की शुरुआत की। इसके साथ साथ भारत में जो है कि और भी बहुत अच्छे काम किए थे। ठीक है, पर इसकी एक गलत काम थी, राज हड़प नीति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 में। स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, ये गाजीपुर के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु बिहार में हुई थी, और ये किसानों के नेता कहे जाते थे। ठीक है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सी होती है, मतलब इकोसिस्टम कौन सी होती है? तो सागरीय, मतलब सागर की जो इकोसिस्टम होती है ना, वो सबसे स्थिर होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे MIC गैस ही बोला जाता है, इसका लीकेज होने की वजह से 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी भोपाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर पूरे दिन जो है कि भोपाल में निकलती रही, और अभी तक का बताया जाता है कि भारत में सबसे बड़ा यह एक गैस लीकेज मतलब इंडस्ट्रियल दुर्घटना था यह। ठीक है, हालांकि इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया था, मतलब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया था 1986 में। ठीक है, मुझे बताइएगा आप लोग कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वन्य जीव अधिनियम कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा खारवेल से संबंधित है। खारवेल जो है कि चेदी वंश का एक फेमस शासक था। ठीक है, चेदी वंश जो है कि आपके उड़ीसा के कलिंग में वंश हुआ करता था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो है बुद्ध, धम्म, संघ, या बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? तो जैन धर्म के 3 रत्न जो है कि आपको पता है,
आपको पता है समयक समयक जो है कि समयक ध्यान, समयक ज्ञान और समयक आचरण। समयक ध्यान, समयक ज्ञान और समयक आचरण जो है जैन धर्म का 3 रत्न है। मुझे बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अटल पेंशन योजना शुरू हुई थी 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा इसमें 18 से 50 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष के बाद जो है कि उनको मंथली पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली यह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए शुरू किया गया था, जैसे कि ठेला चलाने वाले या रिक्शा चलाने वाले, बेसिकली उनके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड के मतलब जो है कि स्थापना की गई थी। तो बेसिकली वाटर पोल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए 1974 में एक एक्ट बनाया गया था। तो इस एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना 1974 में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली इसका मुख्यालय, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPCB। तो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इस 16 मिनट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो चुका है। ऐसे ही डेली वीडियो आएगा आप लोग इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो यार मतलब कम समय में इतना कुल करना मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिए अपना पढ़ाई करने के लिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू।